अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में मोहसिन लियाकत। और आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो श्रीलंका के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो कि हमने ओडीआई सीरीज श्रीलंका के साथ खेलनी थी। ये कहा जा रहा था, वैसे टेस्ट सीरीज़ हमारी स्केड्यूल थी, लेकिन उसके बाद खबरें ये आई थी कि हमने ओडीआई सीरीज़ श्रीलंका के साथ खेलनी है। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया, और इसका पस मंज़र यही बताया जा रहा है कि एशिया कप में श्रीलंका ने हमारा साथ नहीं दिया, तो इस वजह से हम ये सीरीज़ जो है वो नहीं खेलेंगे। इसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात होगी। फिर पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त ब्लास्ट विटेलिटी ब्लास्ट खेल रहे हैं, उसमें उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है और कोई इतनी ज़्यादा दीदनी नहीं है जिस तरह से उनको पिक किया गया था। और उस तमाम तर इशू में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वेरी यंग एंड एनर्जेटिक अरफा फिरोज़। अरफा, आपको वेलकम करते हैं। और अरफा के साथ साथ हमें कराची से ज्वाइन करेंगे साबिक क्रिकेटर हैं ताहिर खान। अरफा, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा 13 मई को मैंने और आपने इकट्ठे कवर किया था आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ, और वो पाकिस्तान का आखिरी मैच था अगर नेशनल ड्यूटी की बात की जाए। और अब हमें खबरें ये भी आ रही हैं कि जहां पे हमें मिन्नत मोहताज करके ओडीआई सीरीज लेनी चाहिए, वहां पे हम मना कर रहे हैं। हसनैन, पहली बात जो है ना वो ये है कि इस एफटीपी को बनाने वाले पे हमें जो है ना क्वेश्चन मार्क उठता है, क्योंकि देखें आप 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसके बाद से देखें तो हार्डली मेरे ख्याल से 35 भी हम लोग जो है वो ओडीआई मैचेस नहीं खेले और 35 ओडीआई मैचेस 4 साल में वर्ल्ड कप आपका जो है वो सर पे है, आपकी प्रिपरेशन जो है उस पर क्या होगी। फिर जिस तरह का सवालिया निशान एशिया कप पे उठ रहा है, अभी कोई मालूम नहीं है कि एशिया कप में पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं होता तो पाकिस्तान ने तो खुल्लम खुला ये एक धमकी सी दी है कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इन केस अगर नहीं होता तो फिर वो 3 से 4 महीने क्या करेंगे? वेलियां तो ऑब्वियसली नहीं मारेंगे, कुछ ना कुछ तो वो करना होगा। लेकिन हाँ, वो बात आपकी ठीक थी कि श्रीलंका के साथ जो है वो बातचीत चल रही थी, और वाकई ये बातचीत चल रही थी। श्रीलंका ने भी जो है वो पॉजिटिविटी अपनी दिखाई थी, लेकिन आउट ऑफ नोवे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है ना कोई इसमें पेशरफ या जिसे कहते हैं ना कदम बढ़ाना आगे की तरफ के जी हम लोग आपके साथ सीरीज खेलने को तैयार हैं, वो इस तरह जो कोई नहीं है। शायद वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि एशिया कप का जब तक फैसला नहीं आता तब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर थोड़ी सी खामोशी का इजहार कर रहा है। लेकिन बैकडोर में ये भी खबरें चल रही हैं कि ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से बातचीत हो रही है, बायलैटरल सीरीज के हवाले से बातचीत हो रही है, जिम्बाब्वे क्रिकेट, साउथ अफ्रीका क्रिकेट, आयरलैंड क्रिकेट, इनके साथ जो है बातचीत चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी टीम में जो है वो तो बिजी होंगी, लेकिन इनके साथ जो है वो बातचीत चल रही है। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें सवाल तो उठता है कि जी एफटीपी आपका बनाने वाला कौन है, कि T20 और टेस्ट क्रिकेट पे ही आपने फोकस किया, जो आपकी ओडीआई क्रिकेट है 4 साल का वर्ल्ड कप जो होता है 4 साल बाद, उसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया? ठीक, ताहिर खान साहब आपकी तरफ आऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और ये बताइएगा कि ये बहुत बड़ी विंडो है, तकरीबन 3 से 4 महीने की विंडो है, और एक तो ये विंडो क्यों खाली है, और अगर ये खाली है तो इस विंडो में कोई मैचेस करवाने के लिए पीसीबी को मेरा ख्याल है कुछ एफर्ट्स करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मेगा इवेंट्स आगे आ रहे हैं, स्पेशली एशिया कप की बात की जाए, उसके बाद वर्ल्ड कप की बात की जाए। बात ये है कि जिस तरह से हम डिस्क्राइब कर रहे थे कि जिस श्रीलंका में हमें ओडीआई सीरीज खेलनी है, फिर हमें टेस्ट सीरीज मिल गई, फिर हमने ओडीआई का मना कर दिया। यहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जगह बिल्कुल राइट है। आप मना कर दें, अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा, जो आपका राइट है, जो आपकी नॉमिनेशन निकली थी कि जी एशिया कप पाकिस्तान में होगा, एक मीन्स के वो पाकिस्तान में होगा, हर चीज सारे प्रोटोकॉल के बाद ही वो नाम निकलता है। ये नहीं कि पहले नाम निकल गया उसके बाद भी प्रोटोकॉल और सब चीजें पूरी होती हैं। ये कहीं हमने इस तरह से नहीं देखा। हमने माजी में भी बहुत देखा है कि दूसरे मुल्कों के अंदर वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन उसके बावजूद में टेस्ट सीरीज चल रही होती है। इंग्लैंड में भी देखा, वहाँ इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ था अंडरग्राउंड ट्रेन में, मैं खुद उस वक्त वहाँ मौजूद था जब ये प्रॉब्लम आई थी। वहाँ एशिया सीरीज चल रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, तो वाई पाकिस्तान में ही ये प्रॉब्लम क्यों होती है? वजह क्या है कि जी कि या तो ये इनको डर लगा हुआ है कि जी कि पाकिस्तान ग्रो कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ब्रॉडकास्ट आता है ना, ब्रॉडकास्ट चाहता है कि जी इंडिया पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा मैचेस हो किसी भी बड़े इवेंट के अंदर, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होता है और जो आपको व्यूवरशिप मिलती है वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलती है। मेरे ख्याल में एशेज भी उसके पीछे रह जाती है। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक सवालिया निशान है कि क्योंकि अगर ये जिस तरह से हमें बातें चल रही हैं कि जी ये वो श्रीलंका में वो नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही किया है, आप बिल्कुल राइट रहे। आपने घुटने नहीं टेकने, बहुत टेक लिए घुटने, हमने बहुत लोगों के आगे मिन्नत समाजियां कर ली। मैं समझता हूँ ये राइट डिसीजन है, और ये राइट डिसीजन सेठी साहब जो लेते हुए आ रहे हैं, जो रमीज भाई के डिसीजन लेते हुए आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सही जा रहा है अभी तक सारे हिसाब से। लेकिन ताहिर भाई, क्या आप समझते नहीं है कि आपने एशिया कप भी नहीं खेलना, फिर वर्ल्ड कप भी अगर आपने नहीं खेलना, तो हम करेंगे क्या? देखिए, करने को बहुत कुछ है भाई, लेकिन बात यह है कि अब ये टाइम है कि आपने दुनिया को बताना है कि जी पाकिस्तान एक नाम है,
पाकिस्तान ने बहुत अचीवमेंट की है दुनिया में, अगर देखे जाए तो हम हमारी अचीवमेंट बहुत ज्यादा है। बायोलैटरल सीरीज की अगर हम बात करें तो हम सेकंड नंबर पर हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा मैचेस हमने जीते हैं, बायोलैटरल सीरीज हमने जीती है। T20 का रिकॉर्ड हमारे पास है, 11 कंसेक्यूटिव सीरीज आपने जीती हैं। एशिया कप आपके पास है, आईसीसी का 50 ओवर का वर्ल्ड कप आपके पास है, T20 वर्ल्ड कप आपके पास है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास है, अनगिनत सारी वो ट्रॉफीज आपके पास है। तो फिर हमारा काम नहीं हमें झुकना। ठीक जिस है। तरह से आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से लड़के गए हुए या गैप जो आ रहा है, इस गैप में ये चाहिए कि लड़कों को कैंप लगे, जिससे हमने सुना भी है कि माजी अभी एक कैंप भी जा रहा है लगने के लिए। वहाँ कैंप में ज्यादा से ज्यादा अपने नए लड़कों को प्रमोट करें अपने सीनियर्स के साथ। ठीक, अरफा क्या कहना चाह रहे थे आप? वी वांट के पाकिस्तान जो है वो एशिया कप पाकिस्तान में हो। हम तो कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल पर ना हो, पाकिस्तान में हो, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी खेलने इंडिया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम जो अभी रियलिटी चल रही है इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो पत्ता हाइब्रिड मॉडल वाला खेला ने ये आम नहीं है नजम सेठी की जानिब से, और ये एक तरह से जो है वो फंसाया गया BCCI को। अब पाकिस्तान ने जो है वो अपनी तरफ से जो है वो जो मैक्सिमम चलना था वो उन्होंने चल लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे हम लोग करते हैं, लेकिन ये सिर्फ जो हाइब्रिड मॉडल है ये सिर्फ एशिया कप तक ही नाफिज नहीं होगा। ये ओपन जो गेट्स है ना वो ओपन कर दिए हैं वर्ल्ड कप के लिए भी, और सबसे बढ़ के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी। क्योंकि अभी अगर PCB बैक ऑफ कर ले कि जी ठीक है हम लोग जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे प्रॉपरली आप लोग जो है पूरे का पूरा टूर्नामेंट करा दें, तो ये एक तरह से सेटबैक हो जाएगा PCB के लिए। क्योंकि अभी अगर हम लोग बैक ऑफ कर लेंगे तो दैट मीन्स हमने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में तब भी हमें जो है बैक ऑफ करना पड़ेगा, तो अभी हमें फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। कल आलिया मेरे साथ मौजूद थी, सॉरी टू कट यू। मैंने उनसे पूछा कि वर्ल्ड कप के हवाले से आप क्या कहती है, तो उन्होंने कहा कि PCB का जो हाइब्रिड मॉडल ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं वर्ल्ड कप के हवाले से। देखें वर्ल्ड कप के हवाले से तो अभी बात हुई नहीं है ना, उस पर तो अभी डिस्कशन वगैरह होनी है। उसके लिए ICC की जो है मीटिंग कॉल होगी, मेंबर्स अपना जो है मौक़िफ़ रखेंगे, बाकी मेंबर्स का भी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट BCCI एंड PCB, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी राय होगी। लेकिन अभी जो मैं बात करूँ वो मैं फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ PCB के कह रहा हूँ, क्योंकि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल अगर एक्सेप्ट होता है, क्योंकि ये मैं आपको रिटर्न में देखकर कह सकता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब होनी है तब भी इंडिया ने यही मसला उठाना है। तब हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली तब भी अगर हाइब्रिड मॉडल अप्लाई हो जाता है, सक्सेसफुली हो जाता है, तो फिर तब भी हम लोग उस पर कर सकते हैं। कुछ मैचेस पाकिस्तान में हो जाएं ये हमारे लिए कोई इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। देखें थोड़ा बहुत चलना पड़ता है आगे पीछे, ये एक एक्सेप्टेबल बात है। ये इस रियलिटी से आप मुंह फेर ही नहीं सकते कि BCCI इस टाइम जो है वो सुपर पावर है। ठीक हो गया। अच्छा ताहिर भाई, वापस टॉपिक की जानी बात है। आपने कहा कि कैंप की जो है वो प्रिपरेशन होनी चाहिए। बेसिकली अरफा थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी एशिया कप के हवाले से, तो क्या आप समझते हैं कि कैंप कुछ लगाया जाए? कैंप वैसे भी लगने, स्पिनर्स के लगने, फास्ट बॉलर्स के लगने, उसके बाद मेरे ख्याल बैटर्स के भी लग जाएंगे। कैंप से हम इतनी ज्यादा प्रिपरेशन कर पाएंगे कि हम किसी भी जगह पे जाके वापस फिर खेल सकते हैं? क्योंकि कैंप में तो आपको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशंस होती हैं। जब आप मेंटली जो है वो किसी और टीम के साथ खेलते हैं, किसी अपने लेवल की टीम के साथ खेलते हैं, तो प्रिपरेशंस का तब जाके पता चलता है। देखिए बिल्कुल आपने उस चीज का खुद जवाब दे दिया है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जब आप खेलते हैं ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड रियलिटी वो एक डिफरेंट होती है। वहां पर आपकी स्ट्रेंथ, स्किल, टेक्निकल सब चीजें सारी इन्वॉल्व होती हैं। कैंप्स का बेसिकली क्या होता है कि उसमें आपकी एवल्यूशन की जाती है कि जी कि आपकी फिटनेस लेवल कैसी है, आपकी स्ट्रेंथ लेवल कितनी है, आपको कितना वर्कलोड मिला है अभी तक जितने भी ये पूरे जो मंथ गुजरे हैं, जो लड़के खेले। ये बेसिकली कैंप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आगे फिर वो श्रीलंका की सीरीज भी आ रही है, उस हिसाब से भी ये भी स्पिनर्स या वो टीम मुंतखब करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कैंप लगने चाहिए, ऐसे एक नहीं, ऐसे कम से कम 3 कैंप लगने चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ लेवल आपको मिलनी चाहिए कि जो अगर सीनियर प्लेयर भी अगर मौजूद है और वो कैंप में आए, वो अपनी जो खामी है उस पर वो वर्कआउट करे। कुछ फील्डिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है। हम अभी भी हमारे पास वो फील्डर्स मौजूद नहीं है, खासतौर पर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं तो हमें कुछ फास्ट बॉलर को छुपाना पड़ता है अभी भी। Exactly. ये दुनिया में बहुत कम देखा जा रहा है, तो एटलीस्ट ये ऐसा मौका है कि इसमें वो फास्ट बॉलर्स आके फील्डिंग पे अपनी काम करें, अपने स्ट्रेंथ लेवल काम करें, अपने स्किल पे काम करें। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर और पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ भी हमारे पास बहुत तगड़ी हो जाएगी। ठीक है। ताहिर भाई ने जिन क्रिकेटर्स के हवाले से बात की वो तो अरफा बिल्कुल आज मैंने लिख के लाया हूं, क्योंकि वो जो ब्लास्ट क्रिकेट को मैंने डिस्कस करना है ना, तो वो उन्हीं क्रिकेटर्स को डिस्कस करना है। लेकिन आपसे एक वर्जन मैं पूछना चाह रहा हूँ। PCB का वर्जन ये है जी कि हम श्रीलंका के साथ सीरीज इस वजह से नहीं खेल रहे, ये बेसिकली उनका जो ओरिजिनल वर्जन नहीं है, ये वो वर्जन है जो हमें तो वो दे ही नहीं रहे। वो हमें साफियों के जरिए
जो उनके पसंदीदा साफी हैं वो बताया जाता है जी कि हमने ओडीआई सीरीज जो है वो नहीं खेलनी। लेकिन एक पहले वाला वर्जन भी था, आपको याद होगा कि श्रीलंका ने कहा था जी कि हम ओडीआई सीरीज खेलेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है क्वालिफायर्स पे कि अगर क्वालिफायर्स में से हमारी टीम निकल जाती है तो फिर हम जाके ओडीआई सीरीज खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। नहीं ठीक है, देखें ये बात अभी आउट नहीं हुई कि ना पीसीबी ने इस पर कोई स्टेटमेंट दी और ना ही कोई श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इसमें स्टेटमेंट दिया। देखें श्रीलंका के हवाले से बातचीत नहीं है, वो तो डेफिनेटली 2 टेस्ट जब हमने खेलने जाने हैं जुलाई में तो हम लोग तो चाहेंगे कि ठीक है जी हमारे उसमें भी एडिशनल थोड़े से वाइट बॉल मैचेस हो जाए ताकि हमें प्रिपरेशन मिल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो एशियन सॉइल पे वर्ल्ड कप है तो एशियन सॉइल से ज़्यादा बेहतर हमें श्रीलंका ये क्या मिलेगी। लेकिन बात ये कि ब्रॉडर एस्पेक्ट में हमें देखना चाहिए कि एफटीपी बनाने वाला कौन है कि जी 35 मैचेस भी हमें 4 साल में नहीं मिले, मतलब कि 9 मैचेस से भी कम मैचेस हमें जो है 4 साल में मिले। इस पे क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा है। वैसे ये क्वेश्चन मार्क तो ताहिर भाई जायज बनता है ना कि आपकी जो एफटीपी है उसके मुताबिक आपको पीएसएल की विंडो मिलनी चाहिए। अब पीएसएल के बाद ताहिर भाई देख लें कि हम 4 महीने फ्री रहेंगे, मतलब आईपीएल भी हम बैठ के देखते रहें, उसके बाद एशियंस भी बैठ के देखते रहें और फिर हम एशिया कप या वर्ल्ड कप जाके खेलें। नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इसमें आरफा के बिल्कुल बात पे एग्री करता हूँ और क्योंकि ये हमारा राइट है। बात ये है कि हमारे यहाँ से कौन बात करेगा जाके कि जो पूरा जो ईयर ऑफ कैलेंडर जो बनता है, किस तरह से मैचेस स्केड्यूल्ड होते हैं, आपकी बायोमेट्रिक सीरीज होती है, आपके इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, हमारे पास ऐसा कोई बंदा है या आपको आज तक कोई बंदा पता लगा है कि जिसने आगे जाके ये चीजों पे बात की हो? मुझे तो याद नहीं। अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज आप मुझे करेक्ट करिए। बिल्कुल किसी को याद नहीं है। हमारा एक्चुअली मसला है ना कि बंदे ही बहुत ज्यादा बारियां आगे पीछे लगी हैं, स्टेबल ही नहीं होता। यही तो चीज है, क्योंकि यही तो मौका है कि यहाँ पर आपको आपके बकायदा एक पूरी टीम होनी चाहिए कि जो इन चीजों पे काम करने के लिए उनको बकायदा वहां रखा जाए, कि जो आपके कंसर्न हो चेयरमैन के साथ, आपके कोच के साथ, कि आपके फिर उससे क्या होता है कि आपको आपके प्लेयर्स का वर्कलोड पता लग जाता है प्रॉपरली। उससे फिर आपको किसको टेस्ट खिलाना है, किसको ओडीआई खिलाना है, किसको टी20 खिलाना है, वहां पर फिर आप मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह से अब दुनिया में हर जगह पे आप मैनेज होते जा रहे हैं। ठीक, अरफा ये बताएं कि जिस तरह वर्कलोड की बात की गई है ताहिर भाई की जानिब से, इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर पीसीबी को भी सोचनी चाहिए। और ये तो जिस ठीक है आप एफटीपी की वाले की तो आप क्लास ले रहे हैं, लेकिन पीसीबी की तो क्लास बनती है ना कि ये 3-4 महीने पीसीबी क्या सोचता रहा? ये पीसीबी अच्छा देखें इसमें भी जो है ना एक जो करंट पीसीबी की रिजीम है उनके पास एक बहुत ही बेहतरीन बहाना है। खैर ये उनकी टाइम से आया तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही बहाना होगा कि जी एफटीपी बना, जब ये बन रहा था तो हम तब थे नहीं। मैं वही बात कर रहा था कि हमारे पास बंदे बहुत ज़्यादा हैं, कि चेयरमैन हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। रात को हम किसी और चेयरमैन को देखते हैं चलता हुआ टीवी पे, सुबह जो उठते हैं तो कोई और चेयरमैन होता है। तो मसला हमारा ये है कि स्टेबिलिटी बहुत कम है। स्टेबिलिटी जब होगी, 3 साल का टेन्योर आपके चेयरमैन पूरा करेंगे, एहसान मानी के बाद अब तक जो है वो नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी गलत बात है। जब वो करेंगे तो फिर इवन कि अगर अच्छे चेयरमैन है ठीक है उनको एक्सटेंशन दें, इसी तरह एफटीपी बनते हैं ना कि आपकी जो है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट पे वो अपना प्लान लेकर आएंगे अगले 4 साल तक। नॉट ओनली अबाउट चेयरमैन आरफा, ये तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आपके जो जनरल मैनेजर हैं, आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, आपके जो मीडिया हेड हैं, ये तो उनके करने का काम है। चेयरमैन तो जस्ट एक चेयर है, वो आता जाता रहता है। पीछे ये लोग 25-25, 30-30 लाख रुपए तनख्वाहें किस लिए ले रहे हैं? हसनैन मसला ये ना कि ये हैं तो ठीक है, वो जो कहते हैं ना कि डिवाइड अपनी हुई है सारी जॉब्स, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो चेयरमैन की चलती है। आप उठा के देख लें, रमीज़ आजा में पॉलिसीज़ कोई और थी, बंदे वही थे, पॉलिसीज़ कोई और थी, चलाने वाला कौन था? ऑब्वियसली चेयरमैन पीसीबी, तब रमीज़ आया थे। अब जो है वो पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं तो बंदे तो वही हैं नीचे, मीडिया डिपार्टमेंट भी वही है, जो चीफ CEO हैं हमारे हसनैन वो भी वही हैं अभी, और सारे लीगल एडवाइज़र भी वही हैं सारे। लेकिन जब हेड आपका चेंज होता है तो आपकी पॉलिसीज भी चेंज होती है, तो दैट मीन्स कि आपकी स्टेबिलिटी ऊपर चाहिए, वो ऊपर जब होगी स्टेबिलिटी तब आपके क्रिकेट बोर्ड में भी जो स्टेबिलिटी। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं ताहिर भाई, आपके ऊपर अब आते हैं और ये बताइएगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी आज खबरें आई हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरे ख्याल बाबर आजम का वेट किया जा रहा है और कुछ सीनियर्स का, सीनियर एक बाबर आजम के साथ ही हैं और दूसरे आई थिंक शाहीन अफरीदी हैं जो कि इंग्लैंड में खेल रहे हैं। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अब खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स की अब छुट्टी होने वाली है। देखिए भाई, बात ये है कि जिस तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मुझे याद है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, जो पहली कैटेगरी जो थी उसमें रेड और व्हाइट बॉल के प्लेयर्स थे, जिसमें बाबर था, रिजवान था, शाहीन आफरीदी है, हसन अली का नाम था और इमाम उल हक का नाम था। उसके बाद फिर आप आ जाए तो रेड कैटेगरी के अंदर, रेड बॉल कैटेगरी में उसमें अजहर अली का नाम था। अजहर अली आपको पता रिटायर हो गया, तो ऑब्वियसली अजहर अली तो आप उनको हटा दिया जाएगा।
फिर फवाद आलम का नाम था, अब्दुल्ला शफीक था, नसीम शाह था, और हमारे स्पिनर की बात करो तो नुमान अली का नाम था, सरफराज का उसमें नाम था, यासिर शाह का नाम था उसके अंदर। तो मतलब ये जो प्लेयर है, जैसे यासिर शाह की बात करूं, हसन अली की बात करूं, अजहर अली की बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि इनको, हसन अली को वापस रेड और व्हाइट बॉल में कंसिडर की जाएगा, वो भी ए कैटेगरी के अंदर। तो मुझे लगता है कि यासिर शाह का क्या कोई है ही नहीं, कहीं वो डोमेस्टिक भी खेलते हुए नजर नहीं आ रहे है, एज सच कोई नजर नहीं आ रही है, उसकी कोई उनके बारे में कोई बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यासिर शाह एक ऐसे प्लेयर थे कि जो सिर्फ रेड बॉल के लिए हमारे पास अवेलेबल थे। क्योंकि अब अबरार भी आ गया, अबरार अहमद हमारे पास आ गया, नुमान अली है, साजिद खान है, तो ये ऐसे स्पिनर्स हैं कि जो अब हमें चाहिए कि इनको हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की उनके कैटेगरीज के हिसाब से हम ऊपर इनको प्रमोट करें। अच्छा, नुमान अली की बात की अरफा, तो नुमान अली का भी सुना ये जा रहा है कि इनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाएगा। देखिए अभी तो कोई इस पे मीटिंग वगैरह कोई भी नहीं, ऑब्वियसली बाबर आजम जो है वो जब अमेरिका और हज जो है वो करके आएंगे तो उसके बाद फिर इस पर मीटिंग कॉल होगी, और अभी तक कोई भी इस पर मीटिंग या कोई भी जो कहते हैं ना इनिशियल भी वो बात नहीं है। ये अपनी तरफ से जो अभी बात ही चल रही है कि इसको हटाया जाएगा, इसको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग रफली देखें तो ऑब्वियसली नुमान अली अब काफ़ी मतलब उनकी उम्र भी जो है वो अराउंड ही टचिंग 40, तो इसलिए शायद वो ना हो। यासिर शाह भी नहीं होंगे, अजहर अली ऑब्वियसली रिटायर हो गए हैं। अब नए खिलाड़ी आ रहे हैं, साइम अयूब को आप देख लें वो आएंगे, फिर अबरार अहमद को आप देख लें, सलमान अली आगा जो है रेड बॉल वाइट बॉल, इफ्तिखार अहमद फॉरएवर यंग वो तो होंगे ही दोनों में, बल्कि मैं तो कहता हूँ उनको फॉरएवर यंग, हाँ फॉरएवर उनको टेस्ट क्रिकेट में भी जो है वो काफ़ी अंडररेटेड है, उनको टेस्ट क्रिकेट में भी जरूर जो है टेस्ट करना चाहिए। खैर अभी तो आगे की बात है, लेकिन अभी रफली यही बात हमें लग रही है। लेकिन एक बात इसमें मैं ज़रूर ये चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है कि आप रेड बॉल और वाइट बॉल के जो फॉर्मेट्स की जो कैटेगरीज हैं उनके कॉन्टेक्ट्स बिल्कुल अलग रखें, क्योंकि ये एक तरह से जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा था कि वाइट बॉल ने जिस तरह डोमिनेट किया था तो उस तरह से रेड बॉल की वो वेटेज नहीं रही थी। तो टेस्ट क्रिकेट की जो है उसकी अपनी वेटेज होनी चाहिए, और उसके जो है वो जाहिर सी बात है जो सैलरीज या जो भी इनके अलाउंस होते हैं वो भी ज़्यादा होने चाहिए इन कंपैरिजन टू वाइट बॉल। ये दैट इज़ व्हाट आई थिंक, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के जो प्लेयर्स होते हैं उनको मौके कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट बॉल क्रिकेटर्स, तो ये डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक, अरफा ने यहाँ पे एक और कैटेगरी बता दी, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज होनी चाहिए। मैं छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद ताहिर साहब से पूछूंगा कैटेगरीज वाइज ओडीआई T20 और टेस्ट को अलग करना चाहिए, क्योंकि व्हाइट बॉल और रेड बॉल में ना फिर ओडीआई और T20 मिक्स हो जाता है। बाज क्रिकेटर्स की ओडीआई में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, वो T20 में मार खाते हैं। और फिर 2 शख्सियात पे जरूर बात होगी, एक यासिर शाह के हवाले से हम बात करेंगे और फिर फवाद आलम के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस, वेलकम बैक टू शो। और अब कैटेगरीज के हवाले से बात हो रही थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात हो रही थी। मैं कराची में जाऊंगा, ताहिर खान साहब से पूछूंगा ये जो कैटेगरीज हैं इनको थोड़ा सा और ज्यादा डिफाइन होना चाहिए। T20 कैटेगरी अलग होनी चाहिए, ओडीआई कैटेगरी अलग होनी चाहिए, और टेस्ट कैटेगरी अलग होनी चाहिए। ताहिर भाई, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? ऑटोमेटिकली अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे हम नजर डालें तो उन्होंने अलग ही की हुई है, क्योंकि रेड बॉल के जो प्लेयर्स हैं जो व्हाइट बॉल में नहीं होते उनके अलग कैटेगरी बनाई हुई है, जो व्हाइट बॉल के हैं जो पर्टिकुलर व्हाइट बॉल वाले हैं उनकी अलग कैटेगरी बनाई हुई है। सिर्फ एक कैटेगरी उन्होंने ऐड की जो रेड और व्हाइट बॉल की थी, जिसके अंदर 5 प्लेयर्स का मैंने पहले जिक्र किया था कि जिसमें शाहीन था, बाबर है, रिजवान, इमामुल हक और हसन अली को नाम डाला था। तो बाकी उसके अलावा तो कैटेगरीज तो उन्होंने खुद ही मेंशन कर दी। साथ एक कैटेगरी और ऐड की थी कि अमेजन कैटेगरी, जिसके अंदर हमारे पास गुलाम था, सलमान अली आगा का नाम था, मोहम्मद हारिस का नाम था, हुरैरा का नाम था, कासिम अकरम मेरे ख्याल में शायद थे। तो वो कैटेगरी तो है, उसमें ये कैटेगरी में अब आप अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स डाल सकते हैं, जैसे साइम अयूब को भी आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, एहसान उल्ला को जो फास्ट बॉलर था उसको कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि कौन से प्लेयर्स आपके पास कौन सी कैटेगरी के लिए अवेलेबल। लेकिन ताहिर भाई एज ए क्रिकेटर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या थोड़ा सा प्रिसाइज नहीं होना चाहिए? T20 कैटेगरी को बिल्कुल अलग कर दें, ये व्हाइट और रेड से हमें निकलना चाहिए, ओडीआई को अलग कर दें और टेस्ट को अलग कर दें, क्योंकि हमने देखा हमने बहुत सारा अपना मटेरियल तबाह किया है। जो T20 का मटेरियल था उसको अच्छा T20 में कर रहा था, हमने टेस्ट खिला दिया और वो आजकल बाहर बैठे हुए रो रहे हैं। देखिए ये तो अभी से तो भाई नहीं है, तो बहुत टाइम है। जब से ये T20 क्रिकेट आपके इस इंटरनेशनल उस लेवल पे आई है ना, तब से ये जो क्रिकेट की बर्बादी है ना वो हर जगह पे हुई है। नॉट सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं, हर जगह का यही हाल हुआ है। तो जहाँ थोड़ा परफॉर्म करता है T20 का प्लेयर, हम टेस्ट खिला देते हैं। मुझे याद है शुरू के दिनों में जब शादाब आया था तो शादाब को फौरन PSL के बाद टेस्ट खिला दिया था वेस्ट इंडीज के अंदर, वो एक ही टेस्ट उसने खेला था, उसके बाद फिर वो गायब हो गया था। ये तो हमारे पास जो कैटेगरी की आपने बात की, या तो बिल्कुल अलग कर दें, वो प्लेयर्स भी आप अलग कर दें कि जिन्होंने सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है, उनको टेस्ट के करीब ही आपने नहीं लाना है। तो हमारे पास तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। जब तक भाई बेंच स्ट्रेंथ नहीं आएगी ना हमारी,
तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। ठीक, अरफा, योर टेक ऑन दिस? नहीं, डेफिनेटली वही बात है कि इनको अलग अलग होना चाहिए, लेकिन मैं फिर वही थोड़ी सी एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि हम लोग वाइट बॉल क्रिकेट में इतने ज़्यादा फोकस हो गए हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट को या रेड बॉल को थोड़ा सा हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इंक्लूडिंग मैं तो कहूँगा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को भी अभी जितनी पे है, रमीज़ आजा जो थे फॉर्म में चेयरमैन, उन्होंने बढ़ाई थी, मजीद और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली जब तक आप अपने क्रिकेटर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उनको बिलीफ नहीं देंगे कि यार आप इस फॉर्मेट में यानी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप प्रॉस्पर कर सकते हो, अपना कैरियर आप बना सकते हो, और फाइनेंशियली जब तक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इस पे जो है इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए, रेड बॉल क्रिकेट में ज़्यादा जो है वो उसमें। अच्छा अरफा, आपसे एक सवाल और भी करूंगा, फिर यही सवाल मैं करूंगा ताहिर साहब से भी। यासिर शाह और फवाद आलम, इनको सुना ये जा रहा है, खबरें यही है, ऐसी खबरें होती हैं पीसीबी की जानिब से, प्रिसाइसली तो कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन जो खबरें होती हैं वो हकीकत बन जाती हैं। यासिर शाह के हवाले से काफ़ी अरसा हो गया वो अब सर्कल में नहीं, आखिरी दफ़ा उन्होंने 2022 में टेस्ट खेला था, और क्या वजह है कि यासिर शाह बाहर हैं? क्विकेस्ट 200 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, 48 मैचेस में 240 विकेटें ले चुके हैं, और फिर प्रिसाइसली मुझे बताइएगा फवाद आलम के हवाले से। देखें हसनैन, जो भी उनकी जो सर्विसेज हैं यासिर शाह की, उसमें तो हमें कोई शिकवा है ही नहीं, ना उनसे गिला है, क्योंकि उन्होंने कमाल की जो है सर्विसेज की हैं, रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं, लेकिन हर प्लेयर का एक टाइम फ्रेम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो आ जाती है। सईद अजमल की ये बात थी कि उनका रिप्लेसमेंट कोई आ नहीं रहा था, तो इसलिए वो ज़्यादा काफ़ी लंबा खेल गए, फिर उनका थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया था। लेकिन यासिर शाह की मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे पास रिप्लेसमेंट आ गई। अगर आप इब्रार अहमद को देखो, बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं, मिस्ट्री बॉलर मैं तो उन्हें कहूँगा, जिस तरह का उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया है पाकिस्तान को, जिस तरह की पाकिस्तान में पिचेस थी वहाँ उन्होंने जब कमाल की अपनी डेब्यू किया और अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। फिर साथ में मैं एक और लेग स्पिनर का नाम लूँगा जिनको बहुत ज़्यादा अंडररेट कर रहे हूँ, बल्कि उनका तो अब नाम ही नहीं कहीं आता, जाहिद महमूद का। वो भी सुना है बाहर हो रहे हैं। वो बाहर तो उनको होना ही था, क्योंकि उनको चांस ही नहीं मिला। वो ताहिर भाई की तरह रहे टीम के साथ, ही नहीं, जब भी रहे टीम के साथ ही रहे। टीम के साथ रहे, समझ नहीं आती कि उनको टीम के साथ रखते हैं, बिना खिलाए जो बाहर कर देते हैं, एक मैच खिलाते हैं बाहर कर देते हैं। तीनों फॉर्मेट्स में उनको यार कंसिस्टेंसी के साथ चांस तो एटलीस्ट देना। तो मुझे उनके वाले से थोड़ा सा आता है कि ठीक है चलें, अगर यासिर शाह बाहर हुए तो उनकी जगह एक लेग स्पिनर आए हैं, और वाइट बॉल में अगर देख लें तो फिर उसामा मीर हैं, तो ये हमें नज़र आ रहे हैं कि ठीक है यंगस्टर्स को ऊपर ला रहे हैं। तो लेकिन बात हुई है कि कंसिस्टेंसी के साथ चांस देना चाहिए, जाहिद महमूद डिजर्व करते हैं। जिससे ताहिर भाई आपकी तरफ आऊँगा, फवाद आलम, यासिर शाह के तो मैंने थोड़ा सा मामला उठाया, लेकिन यहाँ पर जाहिद महमूद की भी एक और अलग स्टोरी है, और बिल्कुल ऐसी है, उनको काफ़ी अर्सा कैरी किया गया, और मुझे तो आप याद आ गए जिस तरह मतलब कैरी किया जाता है, उसके बाद उसको बुलाया जाता है प्लेयर्स को, ये क्या हो रहा है? भाई ये तो चलता रहता है, ये तो छोड़ दें, वो हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बस बात की बात है, उसको कोई फायदा नहीं डिस्कस करने का, कुछ नहीं होता उससे। रही बात जाहिद महमूद की, मुझे अच्छी तरह याद है कि जाहिद ने जिस वक्त सबसे ज्यादा आउट किए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, तो उस वक्त उनको कंसिडर किया जा रहा था टेस्ट के लिए, लेकिन क्योंकि यासिर शाह खेल रहे थे वहां पर, तो यासिर शाह जब ड्रॉप हुए तो नुमान अली आ गए, तो वहां पर जो चांस जाहिद महमूद को मिलना चाहिए था इन फॉर्म होने के साथ साथ, वहां उनको नहीं मिला। तो यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि हम या तो डरते हैं लड़के को चांस देने के लिए कि यार पता नहीं क्या होगा। अभी भी तो आपने चांस दिया ना उसको, जब उसका डेब्यू किया है, उसको पूरी टेस्ट सीरीज खेली है, वो क्या हुआ, परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो भाई यही होता है कि जिस वक्त राइट टाइम पे आपने लड़के को राइट जगह पे आपने उसको खिलाना है। मैं एक चीज की भाई सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा, मैं इंग्लैंड में काफी लीग क्रिकेट खेला हूँ, तो मैं उस सिस्टम में देखता था कि जब भी कोई लड़का वहां का काउंटी क्रिकेट का वो परफॉर्म करता था, वो अगर 3 मैच के अंदर, 3 फर्स्ट क्लास मैच के अंदर अगर वो 400 करता है या 300 करता है, कोई भी टेस्ट सीरीज आ रही होती थी, फौरन वो उनको उस लड़के को टेस्ट सीरीज में खिलाते थे, क्योंकि वो टेस्ट करते थे उसकी परफॉर्मेंस। ये क्वालिटी होनी चाहिए एक क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने डिसीजन पे बरकरार रहें। आपके कप्तान बाबर आजम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे थे पीएसएल में कि अभी ये जो बच्चे हैं, एहसान है, साइम अयूब है, मेरे मुताबिक तो इनको टाइम मिलना चाहिए, अभी तो बहुत नए हैं, इनको थोड़ा सा और रगड़ा लगना चाहिए, फिर ये सामने आएंगे। हमारी तो पॉलिसी ये है कि बंदे को बिल्कुल थका के, हरा के, उसके बाद उसका डेब्यू करवाया जाता है। लेकिन भाई एक चीज मैं आपको बताऊं कि आजकल के जो नए लड़के जो आ रहे हैं ना, दे आर वेरी शार्प। उनको ये पता है कि किस वक्त अगर हमें चांस मिलेगा हमने किस तरह से डिलीवर करना है, अगर डिलीवर नहीं भी कर पाए किस तरह से हमने गुड बुक्स में आना है। गुड बुक्स इन द सेंस अपनी फिटनेस शो करके, अपनी एफर्ट शो करके, कि एटलीस्ट कि हम ये बताएं कि हमारे पास जितनी स्किल वर्क है, जो हमारे पास एबिलिटी है कि हम पाकिस्तान टीम के किसी भी फॉर्मेट में पिक हुए, हम अपना पूरा 100% दें। आजकल के लड़कों में और हमारे टाइम के लड़कों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। ठीक, अरफा आपकी तरफ आऊँगा, एक और टॉपिक, ब्लास्ट T20 लीग चल रही है और उसमें
पाकिस्तानियों को ना काफ़ी लिफ्ट करवाई गई थी। शाहीन शाह अफरीदी वहाँ पे मौजूद हैं, नसीम शाह वहाँ पे मौजूद हैं, जमान खान वहाँ पे मौजूद हैं, हैदर अली वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम मोस्ट विकेट्स की तरफ देखते हैं और मोस्ट रन्स गेटर की तरफ देखते हैं तो हमारे प्लेयर्स तो मेरा ख्याल है टॉप 10 में भी नहीं है। देखिए हसनैन, जो काउंटी क्रिकेट होती है ना, ये मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है और PSL ऑब्वियसली, उसके बाद कोई लीग जिसको बहुत ज़्यादा वेट करते हैं कि यार ये इसको हम लोग देखेंगे इसमें क्या परफॉर्मेंस होती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, तो वो काउंटी चैंपियनशिप और विटालिटी T20 ब्लास्ट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार खेल भी काफ़ी खिलाड़ी रहे हैं। जमान खान की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन हाँ ही इज़ गुड, लेकिन बाकियों की अब तक उस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं रही। काफ़ी हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स भी वहाँ गए हैं, अभी जो है वो खेल भी रहे हैं T20 विटालिटी ब्लास्ट, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं थी। स्पेशली अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें तो मुझे थोड़े से वो फोकस लग रहे हैं अपनी बैटिंग की जानिब। जब से उनको वो हमने कुछ वीडियोस भी देखे हैं कि वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर उनके शाहिद खान अफरीदी जो हैं उनकी जानिब से भी जब कुछ स्टेटमेंट आई थी कि जी उनको कुछ टिप्स वगैरह दिए हैं बैटिंग के, ये इस तरह की, तो वो थोड़े से जो है वो डाइवर्ट शायद उनका माइंड लग रहा है। लेकिन ठीक है, उन्हें थोड़ा सा आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें इसमें कि अगर थोड़ा अपना वो अपने आप को टेस्ट करें कि क्या वो बॉलिंग ऑलराउंडर बन सकते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ मैं आपको ज़रूर एक बात सीखना चाहिए हमें पास से, क्योंकि अपने जितने भी ग्रेट बॉलर्स हमने देखे हैं, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, तो ये अपनी बॉलिंग की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी इन तरह के बॉलर्स में आगे कुछ साल बाद स्टैंड कर सकते हैं। तो अब शाहीन शाह अफरीदी पर है कि वो अपने स्किल्स जो उनके हैं उन्हीं को इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपना थोड़े से जो बैटिंग का प्रेशर अपने ऊपर लेना चाहते हैं। अगर बैटिंग का वो प्रेशर ऐड ऑन ले रहे हैं और वो उससे इफेक्ट हो रही है उनकी परफॉर्मेंस, तो मेरे ख्याल से ये बुरा आइडिया है। थोड़ा सा जो वो अपने जो फोकस उनका जो मेन जॉब है उस पर उनको पहले फोकस करना चाहिए। ताहिर भाई, आप बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में क्रिकेट खेले हैं और क्या वजह है कि पाकिस्तानी स्टार्स इस दफ़ा उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे विटालिटी ब्लास्ट में? देखिए, फर्क होता है क्योंकि आपका वेदर का बहुत बड़ा फर्क है। खासतौर पे इस वक्त जो वहाँ पर वेदर है, वहाँ पर अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। वो गर्मी इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो मॉइस्चर होता है ना आपकी पिच पे, वो इतना ज्यादा देर नहीं रहता। और रही बात जो वहाँ की जो विटालिटी ब्लास्ट की हम बात करें, तो वो बहुत अच्छी ट्रू पिचेस बनने शुरू होती हैं, वो बैटिंग पैराडाइज वहाँ बनना शुरू होगी। तो यहाँ पर जिस तरह से आसमान ने भी बात की कि शाहीन अफरीदी का जो एक उनको थोड़ा सा हट गया ध्यान, हमें भी नजर आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं वो। जैसे हमने भी लास्ट मैच मैंने उनको देखा, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 2 आउट 3 खिलाड़ी को आउट भी किया था। वहां पर एटलीस्ट हमें नजर आ रहा है कि अब शाहीन बॉल स्विंग कराने की तरफ ज्यादा जा रहा है। ये प्रॉब्लम आ रही थी शाहीन के साथ बीच में, क्योंकि जब आप एक इंजरी से वापस आते हैं आपको बहुत टाइम लगता है वापस अपने एक तो माइंड से उस चीज को निकालने के लिए, वो पॉइंट निकालने के लिए कि मैं इंजर्ड ना हो जाऊं। अभी भी अगर मैं बात करूं तो उनकी जो मैं कल में रनअप देख रहा था, रनअप में थोड़ा सा मुझे कई प्रॉब्लम नजर आई कि ऐसे कहीं हिचकिचाहट है, लेकिन ही डूइंग वेल। एटलीस्ट बॉलिंग में अपनी वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने अच्छा कर सकते हैं। और रही बात बैटिंग की, तो आपको पता है कि अगर हमारे डाउन दी ऑर्डर कोई भी फास्ट बॉलर अगर नीचे नंबर पे आगे 2-3 छक्के मार देता है, तो आपको 3 बॉलों पे अगर 3 छक्के मार देता है और आपको 18 रन मिल जाते हैं, तो विच इज नॉट बैड एट ऑल। लेकिन ताहिर भाई, छोटा सा सवाल ये करूंगा कि हमने देखा है माजी में हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं, शादाब खान ने बॉलिंग को थोड़ा सा साइड लाइन किया, बैटिंग की तरफ तवज्जो दी तो अपनी बॉलिंग भूल गए। हसन अली ने भी कुछ अर्सा यही काम किया। तो ये ना हो कि शाहीन शाह अफरीदी का जो की कंपोनेंट है वो उसको भी भूल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। खैर, जो मेन आपका वेपन होता है ना, वो इंसान को पता होता है कि वो क्या करना है। बस वो जो एक माइंड सेट है ना, वो माइंड सेट को थोड़ा सा आपको रिफाइन करना है। क्योंकि अभी वहाँ काउंटी गया हुआ, मैं समझता हूँ कि वहाँ काउंटी क्रिकेट के अंदर जो T20 विटालिटी ब्लास्ट खेल रहा है, वहाँ पर यकीनन जो कोचेस के साथ काम करेगा, प्लस वहाँ पर क्योंकि मिकी ऑर्थर भी खुद वहाँ मौजूद है, तो वहाँ पर भी इनसे बातचीत हो रही होगी। इनका जो फिजियो है, जिसने डॉक्टर जो वहाँ है, वो भी इंग्लैंड में मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर ये सही जगह पे गया है, वहाँ अपना काम करेगा और वापस शाहीन अफरीदी, हमें वही शाहीन अफरीदी दिखेगा जिसने इंडिया के परख से उड़ाए थे। ठीक हो गया ताहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और ताहिर खान साहब हमारे साथ अपनी राय का इजहार कर रहे थे और शाहीन अफरीदी के हवाले से भी उन्होंने कुछ बताया। और अरफा फिरोज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब शो में एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात होगी जो कि पाकिस्तान में आजकल थोड़ी सी इन ज़रूर है। पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे उस्मान वज़ीर, जो कि 24 जून को जा रहे हैं गिलगित में और वहाँ पे वो अपनी फ़ाइट लड़ेंगे, अपने टाइटल का दिफा करेंगे। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, साद अब्बासी, जिनके साथ मौजूद हैं आसिफ हज़ारा, जो कि एक और फाइट खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। आइए चलते हैं और सुनते हैं कि आसिफ हज़ारा क्या कहते हैं।
जी बिल्कुल, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में और हमारे साथ मौजूद है कौमी बॉक्सर आसिफ हज़ारा, जो कि अपनी अगली प्रोफेशनल फ़ाइट के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। 16 जून को मेलबर्न में एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तमाम टिकट्स हमने देखा कि सेल आउट हो चुके हैं। आसिफ, कैसी तैयारी है? 16 जून को आपका बड़ा मुकाबला है, एक बार फिर आप पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मुझे इंटरव्यूज़ के लिए टाइम दिया, और काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत की है 4 मंथ से यहाँ पे वो तैयारी करूँ, क्योंकि पिछले मंथ को मेरा फाइट तो डिले हो गया। फिर भी मैंने स्टिकर की भरपूर ज़्यादा ही मेहनत की, क्योंकि टफ फाइट भी आगे 16 जून को इंशाल्लाह फिर फाइट विन करूँगा, अपने कंट्री का नाम रोशन करूँगा। अच्छा आसिफ, बॉक्सिंग एक महंगा खेल है और हमने देखा कि आप 4 मंथ से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। कैसे अखराजात पूरे करते हैं आप? कौन सपोर्ट करता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप देखें पाकिस्तान से कोई गवर्नमेंट से मुझे ना रहा तक किया, कोई सपोर्ट की। लास्ट टाइम जो मैं पाकिस्तान गया था वो फिर मिनिस्टर स्पोर्ट्स, उन्होंने भी मेरा काम नहीं की। जैसे आपको पता है पाकिस्तान में किसी स्पोर्ट को सपोर्ट नहीं करे सिवाय क्रिकेट के। और यहाँ बात रही यहाँ के रहने की, जो हमारे कंट्री के जो लोग हज़ारा कमेटी, उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर हिसाब से, फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, सोशल मीडिया भी किया। आप देख के लोग जैसे लोग दुनिया आते हैं वो सपोर्ट करते हैं। और मैं बिल्कुल, हमने देखा जिस तरह के आपकी जो कम्युनिटी हज़ारा कम्युनिटी, आपसे मिलने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमने देखा काफ़ी रश थी कल भी और आज भी आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि हज़ारा कम्युनिटी में एक नया स्टार पैदा किया हमने, और काफ़ी इससे हमें उम्मीदें हैं कि एक बार ये फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। तो कितना अच्छा लगता है कि अपनी कम्युनिटी में आप इतने पॉपुलर हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरे वो रिस्पेक्ट करते, लव देते हैं, प्यार करते हैं। और बंदे ऐसा मोटिवेट होते हैं कि बंदा पहाड़ को भी चीज़ कर सकता है, क्योंकि इतने लोगों का मोहब्बत है अपने कौम के, अपनी कमेटी के, अपने पाकिस्तानी होने का। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं फर्स्ट पाकिस्तानी वर्ल्ड चैम्पियन बनूँगा, क्योंकि लोगों का मोहब्बत सपोर्ट देखता हूँ, बंदे काफ़ी मोटिवेट होते हैं। देखिए आसिफ ने बिल्कुल जिस तरह बात की कि उनको किसी किस्म की पाकिस्तान की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। वो जो भी अखराजात कर रहे हैं अपने बलबूते पे, जो सारे अखराजात करके वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, जो उनकी कम्युनिटी है वो उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे सोचना चाहिए कि एक ऐसा स्टार जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते करते यहाँ तक पहुँचा है और आगे भी करेगा, उसको भी अगर सपोर्ट नहीं की जा रही तो एक लम्हा फिक्रिया है यहाँ पे, हमें देखना चाहिए। तो आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दी। 16 जून को आसिफ की मेलबर्न में फ़ाइट होगी। तमाम टिकट सेल आउट हो चुके हैं। बड़ा मुकाबला, और हमें भी उम्मीद है कि आसिफ पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन करेंगे। ठीक हो गया साद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदा खुसूसी मौजूद थे मेलबर्न से, और ये स्पोर्ट्स को कवर करते हैं साद भाई साहब। और जिस तरह वो सवाल कर रहे हैं अरफा, ये बड़े जेन्युइन सवाल हैं आसिफ हज़ारा के भी और उस्मान वज़ीर की भी अगर बात की जाए। तो अब इस तरह का टैलेंट हमारे पास मौजूद है बॉक्सिंग का, सिर्फ कहीं ना कहीं पे नियत की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कुछ कर सकते हैं हम बॉक्सिंग में। हसनैन, पहले तो अप्रिशिएट करूंगा कि आपने क्रिकेट बॉक्सिंग पे भी जो अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा हिस्सा दिया, क्योंकि हम लोग एज ए क्रिकेटिंग नेशंस ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और इसमें मीडिया का भी रोल है, क्योंकि क्रिकेट पर ही हम लोग जो है वो बातचीत करते हैं, हम लोग किसी और स्पोर्ट्स पर बातचीत नहीं करते। लेकिन ये कमाल की बात है कि आसिफ हज़ारा और उस्मान वज़ीर जैसे उभरते हुए स्टार हमें मिल रहे हैं, और अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें टैलेंट अब मिल गया, अब इनको हमने ब्रांडिंग इनकी किस तरह करनी हो। ब्रांडिंग जो उन्होंने बात की है कि स्पॉन्सरशिप उन्हें नहीं मिलती, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती, ये एक लम्हा फ़िक्र वाकई है, क्योंकि इस तरह के ब्रांड जो पाकिस्तान को ओलंपिक में जाकर गोल्ड मेडल, क्योंकि आपने नोट किया होगा ओलंपिक्स जब ये रिसेंट हो रही थी तो सिर्फ अपने खिलाड़ी को, अपने एथलीट को पाकिस्तान का झंडा पहने और जो कलर पहने, वो फीलिंग देखने की जो अलग बात थी, जो अरशद नदीम को हमने देखा था, जो तला को हमने देखा था, वो चीज़ अलग थी। तो अब इनको हमने इतनी स्पॉन्सरशिप या इनकी ब्रांडिंग इस तरह करनी है ताकि ये पाकिस्तान को ओलंपिक के लेवल पर जाकर रिप्रेजेंट करें, और ये गवर्नमेंट की भी है इस पे, और डेफिनेटली इनको जो है वो डिपार्टमेंट्स को भी, उनका भी एक अहम रोल है कि वो इनको हायर करें, इनको जो है वो पे करें, और इनकी प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन जो होती है वो इनकी सारा कुछ स्पॉन्सर करें, क्यों, ताकि ये हमारा फ्यूचर है। उन्होंने ही पाकिस्तान को जो है इनका नाम रोशन। मैंने बहुत दफ़ा इंटरव्यू लिया, आसिफ हज़ारा भी हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम जब हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट के दिनों में। उसके बाद उस्मान वज़ीर का ये कहना है कि लेट्स सपोज अगर आज हम पाकिस्तान का झंडा छोड़ दें, हम कहें कि हम स्वीडन का झंडा उठाएंगे या हम स्विट्ज़रलैंड का झंडा उठाएंगे, तो वो कहते हैं कि पैसों की बारिश होगी, स्पॉन्सर्स की बारिश होगी। सिर्फ हम जो मार खा रहे हैं वो इस वजह से खा रहे हैं कि हम पाकिस्तान का झंडा पहने हुए, और हम सब कुछ जो है जेब से लगा के
अपने वतन के लिए कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है और उन्होंने बिल्कुल ठीक है और उन्होंने मेरे ख्याल से अपना दिल जो है वो निकाल के सामने आपके रख दिया, जो उन्होंने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है। और अब जो 24 को फाइट होने जा रही है उस्मान वजीर जिसमें हिस्सा लेंगे, ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्पोर्ट्स फैनेटिक या स्पोर्ट्स मीडिया पर्सन। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उस चीज़ को किस तरह पोर्ट्रे करना है और हमारे मीडिया आउटलेट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट, ये बाकी भी स्पोर्ट्समैन हैं जिनको हमने हाईलाइट करना है, इनके टैलेंट को हमने हाईलाइट करना है, और क्योंकि ये भी जाकर आगे जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और मैंने वही बात की कि ये एक बहुत एक अच्छी बात है, एक बड़ी बात है कि इतने अच्छे हमें जो है वो टैलेंट बॉक्सिंग का हमारे सामने जो है वो निकल कर आया उस्मान वजीर और हजारा की जानिब से, तो ये हमें डेफिनेटली ठीक। और गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को तो सपोर्ट करना चाहिए अब इनको, क्योंकि डेफिनेटली कमर्शियल सेक्टर तो इनको सपोर्ट करता नहीं है उस तरह से, पीछे रह जाती है गवर्नमेंट। और कोई ज्यादा बंदे भी नहीं है सर्कल में, 5, 6, 10 बंदे होंगे जो कि इंटरनेशनली खेलते हैं, फिर 2-3 बंदे होंगे आसिफ हजारा और उस्मान वजीर की तरह के। देखिए गवर्नमेंट की जब बात करें तो डिपार्टमेंट्स की मैंने तभी बात की, क्योंकि डिपार्टमेंट्स जब इनको हायर करेंगे, जो उनके लिए खेलेंगे, तो वो उनको मंथली पे करेंगे, अलाउंस होता है, फिर इनकी जो स्पॉन्सरशिप होती है, जब ये बाहर खेलने जाते हैं, रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो तब जब इनकी स्पॉन्सरशिप होती है। और फिर इट्स नॉट ओनली अबाउट कि सिर्फ न्यूट्रिशन या सिर्फ यही ट्रैवलिंग का ही होता है, इनकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज, इनके ट्रेनर्स होते हैं। अब जो है वो स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी अब जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो हमारे कोचेज जो हैं वो उतने वेल इक्विप्ड होने चाहिए, जो इनके साथ एसोसिएट होने चाहिए। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे दूं कि डेल स्टेन जो है उनके साथ 9 कोचेस थे, उन्होंने अपने साथ हायर किए थे जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे। तो ये तो फिर भी जो है बहुत ज्यादा इसमें जो है वो आपका स्टेमिना और एक्सरसाइज वगैरह बहुत चाहिए होती है। तो मुझे नहीं लगता कि उस्मान वजीर को कोई इंटरनेशनल कोई स्पॉन्सर किया होगा किसी कोच ने या कुछ मैं आपको करता हूँ, डेफिनेटली उस्मान वजीर को खुद ही अपने एक्सपेंसेस पे करके, तो ये लम्हे फिक्र है। और लेकिन इस दफा उस्मान वजीर कह रहे हैं कि जीबी गवर्नमेंट कर रही है, FCNA कर रही है, ये इट्स अ वेरी पॉजिटिव कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, और इस पर जो है वो वफाक को भी लेना चाहिए हिस्सा, बल्कि प्राइम मिनिस्टर उनको और जो हमारे जो IPC हैं, इंफॉर्मेशन जो हमारी इंटर प्रोविजन जो मिनिस्ट्री है, क्योंकि उनके अंदर स्पोर्ट्स आता है, उनको डेफिनेटली इस पर जो है नजरसानी करनी चाहिए। और ये 24 को इवेंट होने जा रहा है, उस्मान वजीर को इसमें भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। ठीक हो गया अल्फा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उस्मान वजीर 24 को अपनी फाइट करने जा रहे हैं, जब हजारा जिनके साथ साद अब्बासी मौजूद थे मेलबर्न में, वो 16 जून को अपनी फाइट करने जा रहे हैं। दोनों अपने टाइटल का दिफा करेंगे। उस्मान वजीर आई थिंक इससे पहले 9 या 10 मुकाबलों में नॉकआउट रहे हैं और अभी तक उन्होंने जो है वो अपने हरीफ को जो है वो नाकू चने चबाएं। आप देखते हैं कि इस दफ़ा वो क्या करेंगे। इंशाल्लाह प्रोग्राम में कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक अल्लाह हाफिज़।